सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के अंतर्गत हम लोगों ने आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसके सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को करवा दिया था और आज हम आपका लेसन सेकेंड शिक्षण विधियां एवं नवीन उपागम जो आपका सेकेंड चैप्टर है इसी के अंतर्गत सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को चलिए एक लाइन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु, स्थान या घटना को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। निरीक्षण प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, प्रयोगात्मक प्रविधि या फिर कार्यशाला प्रविधि। दोस्तों, किसी वस्तु, स्थान या घटना को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना यानी कि वहां पर जा करके उस घटना के बारे में एक एक चीज पता करना, कब कैसे क्या हुआ था और उस वस्तु के विषय में जानकारी इकट्ठा करना, ये कहलाती है निरीक्षण विधि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, निरीक्षण प्रविधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण प्रविधि के प्रकार हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। दोस्तों, उदाहरण प्रविधि आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि कोई भी चीज अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसमें अगर वो ढेर सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं तो एग्जाम्पल से बच्चे जल्दी से अपना जो उनका टॉपिक होता है उसको कनेक्ट हो जाते हैं उससे। कोई भी टॉपिक अगर टीचर पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में अगर वो ढेर सारे एग्जाम्पल बच्चों को बता रहे हैं तो बच्चे आसानी से उस एग्जाम्पल के थ्रू उस नियम को, उस परिभाषा को समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे न्यूटन के नियम हैं, न्यूटन की गति के तीनों नियमों को अगर कोई टीचर एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाता है तो बच्चे बहुत ही इजीली समझ जाएंगे, चाहे न्यूटन का प्रथम नियम हो, द्वितीय नियम हो या तृतीय नियम हो। तो इस तरीके से अगर बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू कोई चीज समझाई जाएगी तो बच्चे आसानी से उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जो उदाहरण प्रविधि होती है इसके 2 प्रकार होते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाद विवाद प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन है डॉक्टर भाटिया ने, हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने, हेनरी ने या फिर मैकडूगल ने। दोस्तों, मैकडूगल आप सभी लोग को पता है मनोवृत्ति या फिर ये कहें कि इन्होंने 14 संवेग बताए हैं और उन्हीं 14 संवेगों से 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई हैं। इसके अलावा डॉक्टर भाटिया, ऑप्शन ए डॉक्टर भाटिया जो है इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। ऑप्शन बी है हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने। तो राइट आंसर होगा वाद विवाद प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने किया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, खेल प्रविधि के जन्मदाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी टेट में भी बहुत बार पूछा है और आपके डीएलएड के एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट किया है, तो बहुत ही इजी है। आप सभी लोग को पता है कि खेल प्रविधि के जन्मदाता फ्रॉवेल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, खेल खेल, यहाँ पर 2 बार खेल खेल हो गया है, एक ही बार खेल रहना चाहिए। खेल किसी कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। यह कथन है किसका है? मॉन्टेसरी का, वैलेंटाइन का, रस्क का या फिर ग्रीन बर्चेना का। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, वैलेंटाइन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च कक्षाओं के लिए कौन सी प्रविधि उत्तम है? ऑप्शन है स्पष्टीकरण प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, विवरण प्रविधि या फिर उदाहरण प्रविधि। दोस्तों, उच्च कक्षाओं की बात अगर की जाए, बड़े क्लासेस की बात की जा रही है यहाँ पर, तो बड़े क्लासेस में बच्चों को व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाता है। किसी भी चीज के बारे में व्याख्या करके उसके हर एक पॉइंट के बारे में बच्चों को बताना होता है ताकि बच्चे अच्छे से टीचर की कही गई बात को समझें। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर प्राइमरी स्कूलों की बात करें, प्राइमरी के बच्चों की बात करें, तो प्राइमरी स्कूलों में चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को व्याख्यान विधि नहीं समझ में आती। बच्चों को अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, उदाहरण प्रविधि उनके लिए सही होती है। बच्चों को आप जो उनके आसपास की वस्तुएं होती हैं उनसे रिलेट करके अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी से चीजों को समझ जाते हैं, लेकिन उनको व्याख्या देना ये सही नहीं है। तो इसीलिए जो उच्च कक्षाएं होती हैं उनमें व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुकरात किस प्रविधि के जन्मदाता हैं? प्रश्नोत्तर प्रविधि, भ्रमण प्रविधि, उदाहरण प्रविधि या फिर वर्णन प्रविधि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर प्रविधि। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षक स्वकथन कहा जाता है? व्याख्यान विधि, कहानी कथन प्रविधि, वर्णन प्रविधि या फिर विवरण प्रविधि। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विवरण
प्रविधि, इसमें टीचर किसी भी घटना के बारे में एक-एक पॉइंट के बारे में बच्चों को बताते हैं और वो भी क्रमबद्ध तरीके से, ताकि बच्चे अच्छे से उसको अपने माइंड में उन सब चीज़ों को बैठाते हुए जाएँ ताकि उनको कभी भी फिर अगर टीचर पूछे तो उनको वो सारी चीज़ें याद रहें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दक्षता आधारित शिक्षण के प्रकार हैं। ऑप्शंस हैं संज्ञान आधारित दक्षता, परिणाम आधारित दक्षता, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कहानी कथन होना चाहिए। ऑप्शंस हैं आकर्षक, आश्चर्ययुक्त, जिज्ञासा युक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो कहानी कथन होता है, कहानी कथन कहने का मतलब है कि टीचर बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, कहानी वो बता रहे हैं, तो अगर वो कहानी आकर्षक होगी और साथ ही साथ बच्चों को जिज्ञासा भी रहेगी कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है कहानी में, किस तरीके से इसकी एंडिंग होगी, तो बच्चे बहुत ही ध्यान से उसको सुनते हैं। तो इस तरीके से कहानी आकर्षक भी होनी चाहिए और जिज्ञासा युक्त भी होनी चाहिए कि बच्चों के मन में जिज्ञासा बनी रहे। अगर बच्चों के मन में जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो पूरे क्लास में निरस्ता छा जाएगी और बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे कहानी में। तो इस तरीके से कहानी का आकर्षक होना भी बहुत जरूरी है और जिज्ञासा युक्त भी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं योकम एवं सिम्पसन, भाटिया, हर्बर्ट या फिर रेमंड। दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए योकम एवं सिम्पसन का कथन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है वाद विवाद प्रविधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 प्रकार की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। यह कथन किसका है? आर के शर्मा का, प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे का, साइमचंद का या फिर रायबर्न का। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किया जाता है। ऑप्शंस हैं बाल केंद्रित शिक्षण में, बहुस्तरीय शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण में या फिर दक्षता आधारित शिक्षण में। तो दोस्तों बालकों के त्रुटियों का जो निराकरण है, जो उनके अंदर कमियां रह गई हैं उनको दूर करने का कार्य किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। यानी कि बच्चों के अंदर जो कमियां रह गई हैं, जो उनको विषय नहीं समझ में आया है, जो गलतियां कर रहे हैं, उनका निराकरण, उनको दूर करने की जो विधि होती है वो होती है उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है रॉस का, नन का, स्मिथ का या फिर मॉरिस का। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है दोस्तों और इसका आंसर मुझे अच्छे से पता है, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन है नन का और बहुत ही फेमस कथन है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि मैम ये बैच 2014, बैच 2017 इसका क्या मतलब है? 2016 के पेपर में आया है, ये तो आप समझ गए होंगे 2016 में ये क्वेश्चन आया है। 2016 में आया है दोस्तों। अब ये बैच का क्या चक्कर है? आप लोग 2019 बैच से डीएलएड कर रहे हैं, ये आप सभी को पता है और बस बीटीसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, डीएलएड कर दिया गया। कोर्स वही है, ट्रेनिंग उतनी ही होनी है, 4 बार आपका एग्जाम होना है, 4 बार आप लोग का प्रैक्टिकल होना है, सब कुछ वही होना है। तो दोस्तों ये जो बैच का सिलसिला है 2012 बैच, यानी कि जिसका एडमिशन 2012 में हुआ वो 12 बैच हो गया, जिसका एडमिशन 2013 में हुआ वो 13 बैच हो गया, जिसका एडमिशन 2014 में हुआ वो 14 बैच हो गया। इस तरीके से ये क्रम चलता हुआ आ रहा था। तो डीएलएड 2014 में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 14 में डीएलएड नहीं हुआ था, मतलब डीएलएड का उस टाइम पर उस साल फॉर्म ही नहीं आया, वो सत्र शून्य हो गया। लेकिन यहाँ पर बैच ब्रेक ना हो इसीलिए 2015 में जब फॉर्म भरवाए गए 2000, तो यहाँ पर 2015 ना लिख करके 2014 ही लिखा गया। तो इस तरीके से जो बैच 2014 है इसका प्रशिक्षण 2015 से स्टार्ट हुआ और जो बैच 2015 है उसका प्रशिक्षण 2016 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर सही किया गया क्रम को, फिर बैच 2017 आया, उसके बाद 2018 आया, फिर 2019 आया और इस तरीके से आप लोग 19 में अध्ययन इसको कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये बैच 2014 क्या है। तो लगातार डीएलएड के जो बैचेस हैं वो लगातार आ रहे हैं, बस गैप कब हुआ था 2014 में हुआ था, लेकिन जो नाम है नाम 2014 ही रखा गया, भले ही ये एडमिशन प्रोसेस 2015 में स्टार्ट हुआ।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बैच क्यों लिखा गया है। इसीलिए लिखा गया है कि आप लोग इसको देखिए कि कब ये क्वेश्चन किस बैच के प्रशिक्षुओं से पूछा गया था। तो दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी नन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य के द्वारा सीखना या फिर भ्रमण के द्वारा सीखना। दोस्तों क्रियापरक शिक्षण का मतलब होता है कि छात्र अपनी क्रिया अपने से खुद से करके कुछ चीजों को वो सीखता है। जरूरी नहीं सारा ज्ञान टीचर ही देते हैं, सारा ज्ञान घर पर माता पिता या दादी बाबा ही देते हैं बच्चों को, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारा ज्ञान बच्चा खुद से अर्जित करता है, खुद से वो कोई चीज बनाता है, उसको फिर वो बिगाड़ देता है, फिर उसको बनाता है, फिर उसमें कोई नई क्रिएटिविटी करता है बच्चा। तो इस तरीके से वो खुद से भी सीखता है जो गलतियां करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 17 है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। दोस्तों जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसका यही कार्य होता है कि जो बच्चे का विषय कमजोर है या फिर बच्चा किसी विषय को सही से पढ़ना नहीं जानता है, उसमें उसको जो भी तकलीफ है, जो भी उसको दिक्कत है बच्चे को, उसको किस तरीके से टीचर दूर करते हैं, यही होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। यानी कि बच्चे के अंदर जो भी कमियां हैं जिस भी विषय में उसको दूर करके उसको सामान्य बच्चों की श्रेणी में ले आना, जो भी कमजोर बच्चा है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना ये गतिविधियां हैं। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बच्चों से कदम ताल कराना, ऊपर हाथ ऊपर नीचे कराना, ये क्या है आप सभी लोगों को पता है, इसको हम पीटी कहते हैं। तो बच्चों से अगर पीटी करवाया जा रहा है तो आप बच्चों से बोलेंगे ना कि हाथ नीचे करो, हाथ ऊपर करो, कदम ताल करो, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो। तो अगर आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो बच्चा पहले सोचेगा कि सर या मैम मुझे क्या बता रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हाथ ऊपर करने को कहेंगे तो वो हाथ ऊपर करेगा, नीचे नीचे झुकने को कहेंगे तो नीचे झुकेगा, दाएं बाएं चलने को कहेंगे तो बच्चा दाएं बाएं चलेगा। तो इस तरीके से बच्चे को पहले इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो बच्चा पहले सोचता है ना कि क्या इंस्ट्रक्शन टीचर हमको दे रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना हाथ पैर ऊपर नीचे करेगा या दाएं बाएं मुड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों अब हम ऑप्शन देख लेते हैं इस तरीके से कौन सी गतिविधि होगी। शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि, शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां, या फिर ना तो शारीरिक ना तो मानसिक गतिविधि। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग को उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां, क्योंकि बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, बच्चा पहले उसको सुन रहा है, समझ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो हाथ ऊपर नीचे या दाएं बाएं मुड़ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां बच्चों के द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन है प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि या फिर व्याख्यान प्रविधि। दोस्तों जो विवरण प्रविधि होती है इसके अंतर्गत किसी भी घटना का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है ताकि जो बच्चे हैं वो उस घटना का अपने मन में या अपने दिमाग में उस घटना का एक मानसिक चित्र बनाते हुए चले, यानी कि उस घटना के बारे में उनके दिमाग में चित्र बनते हुए चले ताकि वो उसको करेक्ट करते हुए चले हर एक पार्ट को। और इस तरीके से विवरण देने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि जब बच्चों के दिमाग में एक तरीके से चित्रात्मक तरीके से कोई घटना बैठ जाएगी तो वो उसको जल्दी भूलेंगे नहीं। तो इसीलिए विवरण प्रविधि से बच्चों को क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन करके बताया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी विवरण प्रविधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है प्रत्येक छात्र को अलग अलग शिक्षण देना है, व्यक्तिगत शिक्षण, समूह शिक्षण, सहभागी शिक्षण या फिर दक्षता आधारित शिक्षण। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, तो 2016 के पेपर में ये आया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत शिक्षण, बिल्कुल सही है। अगर एक एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो वो व्यक्तिगत या व्यक्तिगत शिक्षण के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। बहुत इजी है, आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा ही तो है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालक। क्वेश्चन नंबर 22 है एक समय में एक से अधिक कक्षाओं में एक साथ शिक्षण की व्यवस्था करना है। एक समय में एक से अधिक कक्षा में अगर कोई टीचर शिक्षण कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बहुकक्षा शिक्षण विधि, यानी कि एक से अधिक कक्षा में एक साथ पढ़ाना। 2016 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है
छात्रों की त्रुटियों को जानकर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण है। इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया दोस्तों कि अगर छात्रों की कमियों को जान करके उन्हें दूर किया जा रहा है, उनकी कमियों को बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है, यानी कि बच्चा बिल्कुल तेज बच्चों की श्रेणी में आ जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यटन विधि सर्वाधिक उपयुक्त है भाषा शिक्षण में, गणित शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में या फिर संगीत शिक्षण में। दोस्तों जो भूगोल विषय होता है इसके अंतर्गत आपको विभिन्न जगहों की भौगोलिक दशाओं के बारे में पढ़ना होता है और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होती हैं जिनको अगर बच्चों को पर्यटन विधि यानी कि उनको वहां पर पिकनिक ले जाया जाए उनका या फिर टूर ले जाया जाए जिससे बच्चे उनको देख करके अच्छे से समझ जाएं और आसानी से अपने विषय को भी वो पढ़े। तो इस तरीके से जो भूगोल शिक्षण है इसके अंतर्गत पर्यटन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है ये सर्वाधिक उपयोगी होती है दोस्तों साइंस में, यानी कि जो साइंस विषय है इसमें आप सभी को पता है चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों ही विषय क्या है, प्रायोगिक हैं। सभी के लिए अलग अलग लैब होते हैं, तो साइंस के लैब, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग और प्रदर्शन विधि बहुत ही जरूरी होती है विज्ञान शिक्षण में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या फिर पर्यटन। दोस्तों सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण, जब कोई चीज आपके पास आप बिल्कुल उसको सामने से देखोगे, उसको छुओगे, उसको महसूस करोगे, तब तो आप उसके विषय में अच्छे से बता पाओगे। तो सूक्ष्म अवलोकन आप कब कर पाओगे, जब वो वस्तु आपके सामने उपस्थित होगी, तभी आप उसका अवलोकन कर पाओगे, उसे देख पाओगे और उसका निरीक्षण कर पाओगे अच्छे से। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी पर्यटन विधि। जब आप उस जगह पर टहलने जाएंगे, उस जगह के बारे में अच्छे से आप समझेंगे, तभी आप उसके बारे में कुछ लिख पाएंगे या फिर उसके बारे में अपने सामने वाले को बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2017 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया है। प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा या फिर समूह कार्य द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कहानी द्वारा। इसको मैंने कई बार डिटेल करके आपको बताया है कि कहानी कहने से बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है उसका विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षण विधियां, गतिविधियां, अभ्यास कार्य या फिर प्रश्न। दोस्तों जो शिक्षण विधियां हैं ये शिक्षा को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण दोनों बनाती हैं, चाहे वो प्रश्नोत्तर विधि हो, चाहे व्याख्यान विधि हो, चाहे उदाहरण प्रविधि हो, विवरण प्रविधि हो, इन सब से पढ़ाई को बहुत ही आसान बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। दोस्तों जो शिक्षण विधियां इतनी सारी आप पढ़ रहे हो, प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, विवरण प्रविधि, खेल प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, ये सब शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षण सूत्रों पर। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, फ्रॉबेल। यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मारिया मॉन्टेसरी के बारे में मैंने बताया आपको, मॉन्टेसरी पद्धति की जनक है। हेलेन फार्केस्ट के बारे में भी बताया, डाल्टन पद्धति की जनक है। हर्बर्ट योजना के जनक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया सभी का आंसर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता वो हैं फ्रॉबेल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। दोस्तों प्राचीन कालीन जो शिक्षण विधियां थी वो थी शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित नहीं थी। वो क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी। जो शिक्षक कहते थे वही बच्चों को पढ़ना होता था, जो काम वो कहते थे वही बच्चों को करना होता था। लेकिन आज की शिक्षा क्या है, आज के समय प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षा है वो है बाल केंद्रित। जो बालक कहेगा उसके अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी जो आदतें हैं उसके अनुसार टीचर को ढलना पड़ता है और जिस तरीके से वो पढ़ना चाहता है उस तरीके की बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा आज वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरीके से जो आज की शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है और प्राचीन काल में जो शिक्षण पद्धति थी वो थी शिक्षक केंद्रित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, विज्ञान शिक्षण में सहायक सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है। इसको तो मैंने ऑलरेडी अभी ऊपर आपको बताया कि राइट आंसर क्या होगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। दोस्तों भ्रमण प्रविधि का मतलब है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, जहां पर आपको घूमने जाना होता है या टूर जाना होता है, पिकनिक जाना होता है, सबसे पहले आप उसका उद्देश्य, आखिर में वहां पर जाने का मेरा उद्देश्य क्या, आखिर में वहां पर मैं क्या जाकर के नया सीखूंगा या सीखूंगी। तो इस तरीके से सबसे पहले आप क्या करते हो, उस जगह का चुनाव करते हो कि कहाँ पर हमको जाना है। फिर उस पर्यटन स्थल का चयन करते हो कि किस जगह पर हमको जाना है, पहले उद्देश्य क्या है जाने का हमारा, फिर उस जगह का चयन,
फिर उसके लिए आपको सामग्री जुटानी होती है। तो ये क्या है, ये तीनों ही इसमें आएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया 2018 में। तो इस तरीके से जितने भी बार बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने आपको सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, आसानी से आप देख सकते हैं। इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में या फिर नागरिक शास्त्र विषय में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान विषय में। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। दोस्तों, शिक्षण को अगर आपको आनंददायक बनाना है, मनोरंजक बनाना है, तो सबसे अच्छी जो विधि होती है वो होती है खेल एवं गतिविधि प्रविधि। व्याख्यान विधि में बच्चे बोर होने लगते हैं लगातार टीचर की बातों को सुनते सुनते। स्पष्टीकरण प्रविधि में भी बच्चे कहीं ना कहीं एक टाइम पर बोर हो जाते हैं। अवलोकन एवं निरीक्षण पद्धति में कितनी सारी चीजें होंगी बच्चों के पास कि बार बार उनका वो निरीक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी में अगर सीमित संसाधनों में अगर देखा जाए तो बच्चे ऐसा कौन सी शिक्षण विधि है जिसके द्वारा, ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसके द्वारा बच्चे अधिक आनंददायक महसूस करते हैं और वो मनोरंजन से भरपूर होने लगता है। तो वो विधि होती है खेल एवं गतिविधि प्रविधि। इसके माध्यम से बच्चे बहुत ही खुश होकर के पढ़ाई करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं, प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, अभ्यास कार्य द्वारा, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, सहयोग की भावना का विकास संभव है, समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से या फिर सहायक सामग्री से। तो दोस्तों कभी कभी टीचर कोई कार्य या कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो क्लास को कई ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, कई समूहों में डिवाइड कर देते हैं और हर एक समूह को अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने को देते हैं, अलग अलग कार्य देते हैं। तो समूह में कार्य देने से क्या होता है, समूह में कार्य करने से सहयोग की भावना की, मित्रता की भावना का विकास होता है। इस तरीके से सभी बच्चों में मित्रवता बनी रहती है और सभी बच्चे एक दूसरे से अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से घुल मिल करके क्लास में रहते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह कार्य से। तो इस तरीके से दोस्तों आज आप लोग का सेकेंड चैप्टर भी, इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग के लिए लगातार हम ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। बस आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों अगर लगातार रोज खाली हमारी वीडियोस को देख करके आप पढ़ते हो, अच्छे से लगातार 2 से 3 घंटा पढ़ लेते हो आप दिन भर में, तो उतना पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए। आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आपके सभी विषयों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, चाहे पवन सीरीज हो, राजन सीरीज हो, कंप्लीटली पढ़ा दिया है। और किस विषय को कैसे पढ़ना है ये वीडियोस भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो इस तरीके से आपको हमारे चैनल पर सभी वीडियोस मिल जाएंगी, सभी विषयों की आसानी से आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से। और दोस्तों आप लोग प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। अपने अगर आप लोग के कॉलेज का कोई ग्रुप है तो उसमें भी शेयर कर दिया करिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है वहां पर जरूर शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़े और जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए उसका लाभ सभी को मिले। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये मत भूलिएगा कि कितना नंबर आप लोगों ने आज गेन किया, 38 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ये हमें पता चलता है कि आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और आप लोग के लाइक से ये पता चलता है कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं वीडियो को। तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।